स्टूडेंट्स, अब आज हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दैट इज द टॉपिक। सबसे पहले आते हैं डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन टू टाइप का होता है, दैट इज द मैकेनिकल डाइजेशन और दैट इज द केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब होता है लार्ज फूड पार्टिकल को स्मॉल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करना। इसका मेजर फंक्शन हमारे टीच करते हैं जो लार्ज फूड पार्टिकल को स्मॉल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो उस फूड पर एक्ट करते हैं। तो हमारे फूड में क्या होता है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, अब मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन होते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो हमारी एलिमेंट्री किनार इनको एसएच फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए हम मैक्रोमोलिक्यूल को क्या कहते हैं, अनएब्जॉर्बेबल फॉर्म कहते हैं। तो अनएब्जॉर्बेबल फॉर्म जो होते हैं वो हमारे एलिमेंट्री किनार में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो अब हमें इनको क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैक्रोमोलिक्यूल को माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज नोन एज डाइजेशन। मतलब कि अनएब्जॉर्बेबल फॉर्म को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डाइजेशन। जिससे पॉलीसेकेराइड से क्या बन जाएंगे, मोनोसेकेराइड बन जाएंगे। प्रोटीन से क्या बन जाएंगे, अमीनो एसिड बन जाएंगे। दैट इज न्यूक्लिक एसिड से क्या बन जाएंगे, नाइट्रोजन बेस। अब अमीनो एसिड, मोनोसेकेराइड और नाइट्रोजन बेस को हमारी एलिमेंट्री किनार क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो दैट इज नॉन एज डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या हुआ, एक मैकेनिकल, एक हुआ केमिकल। अब हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में ग्रोथ और हम कह रहे हैं कि एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं। तो फूड जो हम ले रहे हैं उसके टू कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड वो कंपोनेंट होते हैं जो हमारे बॉडी में एनर्जी देते हैं। तो इसलिए हमें बल्क में फूड रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन एंड फॉर एग्जाम्पल फैट। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। दे आर एनर्जी गिविंग सबस्टेंसेस। फिर देखो सेकंड हमने लिखा है प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड जो होते हैं ये एनर्जी तो नहीं देते, बट ये हमारी ग्रोथ और उसको मेंटेन करने के लिए क्या होते हैं, दैट इज द जरूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिनरल्स और वाइटामिन। तो वाटर, मिनरल्स और वाइटामिन जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड कहलाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो होते हैं वो कहलाते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। अब हम आते हैं सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड कैनाल। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी टू ओपनिंग होती है, दैट इज द माउथ एंड दैट इज द एनस। तो ओपनिंग माउथ और एनस होती है, ये पूरी क्या कहलाती है, एलिमेंट्री कैनाल, इसको हम गट भी कहते हैं। इसके अलावा एसोसिएटेड ग्लैंड होती है जिसमें हम सैलिवरी ग्लैंड, जिसमें हम लीवर और पैंक्रियास को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास हुआ कि डाइजेशन, मैकेनिकल और दैट इज द केमिकल। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि फूड के दो कंपोनेंट, प्रॉक्सिमेट और दैट इज द प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल। फिर हमने कहा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव के दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड दैट इज द एसोसिएटेड ग्लैंड। अब हम आते हैं सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो हमारी स्टार्ट होती है माउथ से। तो माउथ जो होते हैं वो हमारे एंट्री पार्ट में लिप्स से कवर होते हैं, है ना। तो ये ओपनिंग जो होती है वो क्या कहलाती है, माउथ कहलाती है। अब माउथ जहां ओपन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। अब देखो ओरल कैविटी जो होती है वो क्या होती है, एंट्री लिप्स से कवर होती है, साइड बाई साइड से चिक से कवर होती है। अब ओरल कैविटी जो होती है उसके रूफ पार्ट को हम क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं। अब जो रूफ पार्ट पैलेट होता है, पैलेट का जो एंट्री पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, हार्ड पैलेट, और पोस्टीरियर पार्ट क्या कहलाता है, सॉफ्ट पैलेट। ये अपीयरेंस पर डिपेंड करता है। तो जब भी हम अपनी टंग को हमने अपर टीथ के पीछे टच करते हैं तो हमें ये हार्ड फील होता है, तो वो हार्ड पैलेट हुआ। उसके पीछे वाले पार्ट पर जब हम टच करते हैं तो वो सॉफ्ट फील होता है, तो उसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। सॉफ्ट पैलेट का जो हैंगिंग पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूवुला कहते हैं। तो हैंगिंग पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट इज नॉन एज यूवुला। और वो यूवुला क्या करता है कि हमारी जो इंटरनल लेयर है, ये बाहर दो एक्सटर्नल लेयर होते हैं, अंदर क्या होते हैं, इंटरनल लेयर होते हैं, उनको कवर करता है ड्यूरिंग द ड्रिंकिंग ऑफ वाटर और स्वॉलोइंग ऑफ द फूड, जिससे हमारी नेजल कैविटी में फूड और वाटर एंटर ना पाए। और हमारे ओरल कैविटी के फ्लोर पर क्या होती है, टंग होती है। तो टंग जो होती है ये क्या होती है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये एक वॉलेंटरी स्ट्रक्चर होता है। अब टंग जो होती है उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, फूड को पुश करना होता है, दैट इज द फूड को टेस्ट करना होता है। तो देखो क्या होता है, इसके अलावा लैंग्वेज के दैट इज द बोलने में हेल्प करती है। तो टंग जो होती है रिलेटेड टू टेस्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो टंग पर क्या होती है, बेसिकली 3 टाइप की पैपिली प्रेजेंट होती है। दैट इज द फर्स्ट हमने यहाँ लिखा है सर्कमवेलेंट पैपिली।
सर्कमवेलेंट जो पेपिली होती है ये क्या होती है, लार्जेस्ट पेपिली होती है, और लार्जेस्ट पेपिली होती है, और इन जनरल इसका नंबर होता है 10 to 12, और लार्जेस्ट पेपिली होने के साथ साथ इन पर टेस्ट बड भी प्रेजेंट होती है। फिर हमने लिखा है यहाँ पर फिलीफॉर्म पेपिली। फिलीफॉर्म पेपिली इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट होती है, और इन पर टेस्ट बड्स नहीं होती, यानी फूड का ये टेस्ट सेंस नहीं करती, तो फिर क्या करती है, ये टच को सेंस करती है। फिर देखो थर्ड पार्ट लिखा हमने फंजीफॉर्म पेपिली। तो फंजीफॉर्म पेपिली जो होती है ये भी होती है, लेकिन ये क्या होती है, मीडियम साइज की होती है, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट ये है, सबसे स्मॉलेस्ट ये है, तो ये मीडियम साइज की होती है। फंजीफॉर्म पेपिली पर भी टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है, यानी अमंग दीज थ्री पेपिली सर्कमवेलेंट और फंजीफॉर्म पेपिली पर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है, और फिलीफॉर्म पर टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होती। तो ये क्या हुआ, टंग। तो टंग का फंक्शन हुआ दैट इज द पेपिली, और पेपिली पर क्या होती है, टेस्ट बड। तो फूड का टेस्ट सेंस करना दैट इज द फंक्शन होता है, दैट इज द टेस्ट बड का, जो कि प्रेजेंट होती है सर्कमवेलेंट और फंजीफॉर्म पेपिली पर। अब हम आते हैं दैट इज द टीथ। तो ओरल कैविटी में जो टीथ होते हैं, देखो तो हमने यहाँ पर लिखा है कि हमारे में इंसिजर होते हैं, हमारे में कैनाइन होते हैं, हमारे में प्रीमोलर होते हैं, हमारे में मोलर होते हैं, यानी हमारी ओरल कैविटी में डिफरेंट शेप और साइज के टीथ प्रेजेंट हैं। तो इसलिए क्या होता है कि डिफरेंट शेप और साइज के प्रेजेंट होने से क्या होता है, हम इन टीथ को क्या कहते हैं, हेटेरोडोन कहते हैं। तो हेटेरोडोन डेंटिशन जो होता है वो इन जनरल मैमल्स में मिलता है। फिर देखो क्या होता है कि जब भी हम टीथ को देखते हैं तो टीथ जो होते हैं वो हमारी बोनी सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं। तो बोनी सॉकेट यानी अपर जो और लोअर जो। तो अगर टीथ हमारे बोनी सॉकेट में प्रेजेंट है, इसलिए किस टाइप के डेंटिशन को हम क्या कहते हैं, ट्रिकोडोन। तो ट्रिकोडोन भी क्या होते हैं, दैट इज द मैमल्स में मिलते हैं। फिर देखो यहाँ पर क्या होता है कि डायफाइटोन। अगर हम डायफाइटोन डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेंटल फॉर्मूला। तो डेंटल फॉर्मूला जो है यहाँ पर क्या होगा, हमने दो लिखे हैं, एक तो लिखा है चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला, एक लिखा है एडल्ट डेंटल फॉर्मूला। पहली बात है कि डेंटल फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसी सीक्वेंस में टीथ का नंबर लिखते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये इंसिजर है, ये कैनाइन है, प्रीमोलर और मोलर। कौन से पार्ट में, हाफ पार्ट, इसलिए हम इसको 2 से क्या करते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो डायफाइटोन करते हैं तो हम देखो क्या होता है कि जो बच्चा हम कह रहे हैं कि उसमें टीथ आते हैं, तो चिल्ड्रन में टीथ जो होते हैं देखो इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यानी इंसिजर, कैनाइन और मोलर हो जाते हैं, प्रीमोलर कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन 2-3 बार सीबीएसई और हम कह रहे हैं कि दैट इज द एआईपीएमटी में पूछा गया है। तो प्रीमोलर आर कंप्लीटली एब्सेंट इन द टीथ, दैट इज द चाइल्ड। अब देखो क्या होता है, ये 20 टीथ जो होते हैं ये 1 by 1 शेड होते रहते हैं, और फिर उसको रिप्लेस करता है दैट इज द परमानेंट टीथ। तो इसलिए क्या होता है कि ह्यूमन में क्या होता है कि टीथ जो होते हैं वो मैक्सिमम 2 टाइम आते हैं, इसलिए हमारे पास वर्ड आता है डायफाइटोन। तो जनरली मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन में क्या होता है, लाइफ में 2 टाइम टीथ आते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, डायफाइटोन। अब लुक एट दिस पार्ट कि एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने होते हैं, 32 होते हैं, यानी चिल्ड्रन में कितने हुए, दैट इज द 20, और एडल्ट में कितने हुए, दैट इज द 32। यानी आउट ऑफ 32 20 टीथ लाइफ में 2 टाइम आते हैं, और 12 टीथ क्या होते हैं, लाइफ में 1 टाइम आते हैं। यानी ह्यूमन में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ टीथ क्या होते हैं, लाइफ में 2 टाइम आ रहे हैं, इसलिए वर्ड क्या आता है, डायफाइटोन। तो ये क्या हुआ, दैट इज द टीथ के बारे में। फिर देखो ओरल कैविटी जो होती है इसमें हमारे में सैलिवरी ग्लैंड ओपन होती है, इसका मतलब दैट इज इंपॉर्टेंट, इस सैलिवरी ग्लैंड हमारी ओरल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है, ये थ्रू द डक्ट क्या होती है, ओरल कैविटी में ओपन होती है। अब सैलिवरी ग्लैंड जो होती है वो हमारे में क्या होती है, 3 पेयर्स होती है, दैट इज द पैरोटिड 1 पेयर, सब मैक्सिलरी 1 पेयर, अब सब लिंगुअल 1 पेयर। पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड जो होती है वो हमारे ईयर लोब के यहाँ पर प्रेजेंट होती है। फिर क्या होता है कि लोअर जो कि यहाँ पर जो होती है उसको सब मैक्सिलरी कहते हैं, और टंग के नीचे जो होती है उसको कहते हैं सब लिंगुअल कहते हैं। अब ये जो इन ग्लैंड को हम कंपेयर करेंगे तो पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड क्या होती है, अमंग दीज 3 सबसे लार्जेस्ट होती है, और सब लिंगुअल ग्लैंड जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है। बट इनमें सलाइवा का कंट्रीब्यूशन हमें परसेंटेज में लिखा है, तो हमारे में पर डे जो सलाइवा सिक्रेट हो रही है वो 1.5 लीटर पर डे होती है। इसमें 25% कंट्रीब्यूशन किसका होता है, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड का होता है, जबकि मैक्सिमम सलाइवा कंट्रीब्यूट कौन करती है, सब मैक्सिलरी दैट इज द सैलिवरी ग्लैंड करती है, और मिनिमम सलाइवा कंट्रीब्यूट कौन कर रही है, दैट इज द सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड।
अब ये तीनों ग्लैंड क्या कर रही है, कलेक्टिवली क्या करती है, 1.5 लीटर क्या करती है, सलाइवा पर डे रिलीज करती है। अब इस सलाइवा की जो पीएच होती है ऑप्टिमम वो 6.8 के आसपास होती है, और दैट इज द, इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में तो वाटर ही प्रेजेंट होता है, इसके अलावा आयन भी प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोराइड आयन, फॉर एग्जांपल पोटेशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा। एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है कि सलाइवा के अंदर क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम क्या होता है, बैक्टीरिसाइडल एंजाइम होता है। बैक्टीरिसाइडल एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है। ये जो एंजाइम होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट करके उसको किल करता है, इसलिए सलाइवा जो होती है दैट इज द हमारी ओरल कैविटी में बैक्टीरिया को किल करती है विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम। इसके अलावा एक और आयन होता है जिसको हमने लिखा थायोसाइन। थायोसाइन भी क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इससे देखो क्या होता है कि अगर किसी पर्सन की ओरल कैविटी में सलाइवा सिक्रीट नहीं होती तो उसमें ओरल कैविटी के इन्फेक्शन कॉमन होते हैं, फॉर एग्जांपल डेंटल इन्फेक्शन। क्यों, क्योंकि उसमें लाइसोजाइम नहीं होगा और थायोसाइनेट आयन नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पर क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड डाइजेशन में भी हेल्प कर रही है। डाइजेशन में कैसे हेल्प कर रही है कि ये टाइलिन एंजाइम रिलीज करती है। टाइलिन एंजाइम जो होता है इसको हम सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं। सलाइवरी अमाइलेज जो होता है दैट इज द, ये अल्फा सलाइवरी अमाइलेज है। क्यों, क्योंकि स्टार्च और ग्लाइकोजन अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं, यानी ये स्टार्च को और ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, दैट इज द टाइलिन। तो हमारे ओरल कैविटी में किसका डाइजेशन हो सकता है, दैट इज द स्टार्च का डाइजेशन होता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड। ओरल कैविटी जो ओपन होती है वो होती है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होती है वो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर होता है, यानी इसके थ्रू फूड भी जाता है और इसके थ्रू जो होता है वो एयर भी जाती है। फूड इसोफेगस में एंटर करता है और एयर जो होती है वो ग्लोटिस के थ्रू दैट इज द लंग्स में एंटर कर जाती है। अब हम आते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो हिस्टोलॉजी एलिमेंट्री कैनाल में देखो ये क्या है, एक ट्रांसवर्स सेक्शन है। इस ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको 4 लेयर दिख रही है, दैट इज द सीरोसा, सेकंड लेयर मस्कुलिस, थर्ड वन इज सबम्यूकोसा एंड फोर्थ वन इज दैट इज द म्यूकोसा। सबसे पहले आते हैं कि जो सीरोसा होती है, तो सीरोसा जो होती है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और ये सिंपल स्क्वमस एपिथेलियम बनती है। ये विसरल पेरिटोनियम भी होती है और इसको सपोर्ट करते हैं कुछ कनेक्टिव टिश्यू। तो दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सीरोसा। सीरोसा इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वमस एपिथेलियम और इसको हम विसरल पेरिटोनियम भी कहते हैं। बिलो द सीरोसा लेयर दैट इज द मस्कुलर लेयर होती है, इसको कहते हैं मस्कुलिस लेयर। मस्कुलिस लेयर में क्या होता है, आउटर मसल्स जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं और इनर मसल्स जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। मेजर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में ये जो मसल्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं, यानी स्मूथ मसल्स यानी इनवॉलेंट्री होते हैं। और जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो इसी से क्या होती है, गट में मूवमेंट जनरेट होता है, उसको कहते हैं गट पेरिस्टाल्सिस। So gut peristalsis is due to contraction and relaxation of the musculus layer. Then थर्ड लेयर जो होती है वो होती है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा जो होती है ये थर्ड लेयर ये लूज कनेक्ट टिश्यू से बनती है। देन आफ्टर फोर्थ लेयर जो होती है वो म्यूकोसा होती है। म्यूकोसा के अंदर जो होती है वहां पर क्या होती है, ल्यूमन होती है। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलस लेयर, सीरोसा, ये ऑलमोस्ट 4 पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, लेकिन कुछ स्लाइट मॉडिफिकेशन मिलता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जो अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस होती है उसमें सीरोसा नहीं होके ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है। वहां पर जो म्यूकोसल एपिथेलियम होती है वो सिंपल कॉलुमनर नहीं होके वो स्टेरिफाइड होती है। कौन सी, स्टेरिफाइड स्क्वमस एपिथेलियम। इसी टाइप से अगर हम आते हैं कि जो मस्कुलस लेयर होती है इसोफेगस में, तो अपर 1/3 पार्ट ऑफ इसोफेगस में क्या होता है, मसल्स जो होते हैं वो स्मूथ नहीं होके वॉलंटरी होते हैं, यानी वो स्केलेटल मसल्स होते हैं। फिर हम आते हैं स्टमक में। तो स्टमक में क्या होता है कि ये जो दैट इज द म्यूकोसल फोल्ड होते हैं वहां पर, तो म्यूकोसल फोल्ड जो होते हैं उनको वहां पर हम क्या कहते हैं, रुगी कहते हैं। प्लस यहाँ पर क्या होता है कि एक्स्ट्रा मसल्स की लेयर मिलती है, दैट इज द वो होती है ओब्लिक मसल्स लेयर। तो ओब्लिक मसल लेयर जो होती है वो कहाँ होती है, ओनली स्टमक में होती है। तो उसकी सीक्वेंस क्या बन जाएगी बच्चों कि लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर एंड ओब्लिक मसल। इससे क्या होता है कि वहां पर चर्निंग मूवमेंट होता है, यानी मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होती है, हेल्प मिलती है। तो ये क्या हुआ, एलिमेंट्री कैनाल का हिस्टोलॉजी हुआ। अब हम आते हैं कि जो फेरिंग्स ओपन होती है वो कहाँ होती है, ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस के थ्रू जो होता है वो फूड हमारे में कहाँ एंटर करता है, स्टमक में एंटर करता है। तो स्टमक जो होता है वो मोस्ट डायलेटेड पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है
इस डायग्राम को आप देखो कि ये इसोफेगस जो होती है वो स्टमक में ओपन हो रही है, तो इस ओपनिंग को कौन गार्ड कर रहा है? दैट इज द गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसको हमने गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर क्यों कहा? क्योंकि ये स्टमक और इसोफेगस के बीच में है। और इसका अदर नेम जो होता है वो क्या होता है? दैट इज द कार्डियक स्फिंक्टर भी कहा जाता है। अब देखो स्टमक जो होता है उसके 4 बेसिक पार्ट है। दैट इज द कार्डियक पार्ट, क्योंकि इस कार्डियक क्यों कहा गया इसको? ये पार्ट हार्ट के क्लोज में होता है। देन सेकंड पार्ट क्या हुआ? फंडस पार्ट। थर्ड पार्ट क्या हुआ? बॉडी पार्ट। और फोर्थ पार्ट क्या हुआ? पाइलोरिक। पाइलोरिक पार्ट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट दैट इज डुओडेनम में ओपन हो रहा है। तो पाइलोरिक पार्ट जो होता है वो डुओडेनम ओपन होता है। इस ओपनिंग को भी गार्ड कौन करता है? दैट इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर और गैस्ट्रोइस्टल स्फिंक्टर जो होते हैं ये क्या होते हैं? स्मूथ मसल से बनते हैं। वन मोर पॉइंट, पाइलोरिक स्फिंक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर के कंपैरिजन में। अब स्टमक के अंदर क्या होता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है इसमें देखो हमने 4 टाइप की सेल्स लिखी है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में सबसे पहले हमने सेल लिखी है म्यूकस सेल। तो म्यूकस सेल जो होती है वो क्या करती है? म्यूकस करती है। रिमेंबर, स्टमक के अंदर गॉबलेट सेल नहीं मिलती, यहाँ पर सिंपली हम वर्ड यूज क्या करेंगे? म्यूकस सेल जो क्या करती है? म्यूकस और बाइकार्बोनेट को सीक्रेट करती है। ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट क्या करता है? हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट से म्यूकोसल एपिथेलियम ऑफ स्टमक को बचाता है। फिर हम आते हैं सेकंड सेल। सेकंड सेल कौन सी होती है बच्चों? पैराइटल और ऑक्सिंटिक सेल। इसके देखो यहाँ पर हम लिखा है कि पैराइटल ऑक्सिंटिक सेल जो होती है वो क्या करती है? एचसीएल सीक्रेट करती है। एचसीएल जो होता है ये पीएच जो होती है एचसीएल की वो 1.8 होती है। तो 1.8 होने से क्या होता है? ये हाईली एसिडिक पीएच है। इससे फूड के साथ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं ये उनको क्या करता है? किल कर देता है। किल करने के साथ साथ क्या करता है? जो हमारे फूड में प्रोटीन होते हैं तो उन प्रोटीन को ये क्या करता है? डीनेचर करता है। प्लस ये एचसीएल एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए भी जरूरी होता है, जो भी हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपने देखा होगा ऊपर लिखा हमने कि दैट इज द कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ये वो फैक्टर होता है जो हमारे फूड में अगर विटामिन B12 प्रेजेंट है तो उससे ये बाइंड कर जाता है। बाइंडिंग होने के बाद इस विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे इलियम पार्ट में होता है। तो अगर हमारे बॉडी में या स्टमक में क्या होगा? पैराइटल सेल क्या हो जाए? डैमेज हो जाए या कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं हो तो हमारी बॉडी में क्या होगा? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इससे उस पर्सन को क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो कौन सा एनीमिया हो जाएगा? पर्निशियस एनीमिया हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर हमने एक लिखा है पैक्टिक सेल्स और कीफ सेल। इनको हम जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सेल्स होती है वो क्या करती है? इनएक्टिव एंजाइम को रिलीज करती है। फॉर एग्जाम्पल पैप्सिनोजन और फॉर एग्जाम्पल प्रोरेनिन। तो ये क्या होती है? एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स होती है। तो स्टमक में मेनली क्या होता है? पैप्सिन रिलीज होता है और इन्फेंट्स में सम क्वांटिटी में क्या होता है? प्रोरेनिन भी रिलीज होता है। स्मॉल क्वांटिटी में गैस्ट्रिक लाइपेज भी स्टमक में रिलीज होता है। फिर इसके अलावा हमने एक और सेल लिखी है दैट इज द जी सेल। तो जी सेल जो होती है ये वो एंडोक्राइन सेल्स होती है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन रिलीज करती है। ये जी सेल जिस हार्मोन को रिलीज करती है, क्योंकि ये स्टमक में रिलीज हो रहा है, स्टमक से रिलीज हो रहा है, इसलिए इसको नाम रखा गया गैस्ट्रिन। और ये गैस्ट्रिन पहले ब्लड में रिलीज होता है, फिर कहां पर आकर एक्ट करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पर, और गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू सीक्रेट द म्यूकस, टू सीक्रेट द एचसीएल, टू सीक्रेट द सीआईएस एंड एक्सेट्रा। तो ये क्या हुआ अबाउट द गैस्ट्रिक ग्लैंड। फिर हम आते हैं स्टमक कहां ओपन हुआ बच्चों? दैट इज द डुओडेनम में। डुओडेनम किसका पार्ट है? दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने स्मॉल क्यों कहा? क्योंकि डायमीटर वाइज ये स्मॉल है। फिर ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। ये कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि डुओडेनम किस शेप का होता है? तो आप कहेंगे दैट इज द सी शेप, और ये हमारी डोर्सल बॉडी वॉल पर कनेक्ट होता है। तो डुओडेनम का पार्ट जो होता है, डुओडेनम जो होती है वो रेट्रोपेरिटोनियल कही जाती है। डुओडेनम की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और ये वो साइट है जहां पर मैक्सिमम डाइजेशन होता है। फिर आते हैं सेकंड पार्ट जेजुनम। तो जेजुनम पार्ट जो होता है बच्चों ये क्या होती है? 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और जेजुनम पार्ट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। अब हमने आपको जब टिश्यू बताया था कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए? माइक्रोविलाई चाहिए। माइक्रोविलाई क्या होते हैं? फिंगर लाइक पोजीशन होते हैं। तो होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और कौन से पार्ट में हो रहा है? जेजुनम में। तो यहाँ पर क्या होता है? ये जो म्यूकोसा लेयर होती है, तो म्यूकोसा लेयर के जो फोल्ड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में उनको हम कहते हैं प्लीकी सर्कुलेयर्स।
अब इन प्लीकी सर्कुलेट पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उनको हम कहते हैं विलाई, और विलाई की सेल्स जो होती है वो क्या कहलाती है, एंट्रोसाइट, और एंट्रोसाइट पर क्या होते हैं, माइक्रोविलाई। यानी देखो क्या हुआ कि प्लीकी सर्कुलेट हुए, प्लीकी सर्कुलेट पर दैट इज द विलाई प्रेजेंट है, और विलाई पर क्या आते हैं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया क्या होता है, मैक्सिमम फोल्ड या मेनी टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली जेजुनम पार्ट में क्या हो रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। किसका होता है, फूड का होता है। थर्ड पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है बच्चों, वो होता है इलियम। इलियम इन तीनों में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इलियम में कोई सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, वाटर और सोल्ट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और ये अराउंड क्या होता है, 200 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इलियम जो होता है अब वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसके 3 पार्ट हैं, दैट इज द सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम फर्स्ट पार्ट होता है, तो इलियम और सीकम के बीच में यहाँ पर इलियोसीकल वॉल होता है। तो इससे क्या होगा, इलियम से एक बार फूड एंटर कर गया कहाँ पर, सीकम में, तो ये सीकम से इलियम में दैट इज द बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, तो इसलिए इसकी फंक्शनिंग इंपॉर्टेंट। फिर क्या होता है, सीकम पार्ट में कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जो हमारे क्या होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, और वो हमारे लिए कुछ सेंसिस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्वांटिटी में वो विटामिन B12 को और दैट इज द विटामिन K को सेंसाइज करते हैं। फिर आते हैं सेकंड पार्ट, कोलन। तो कोलन जो होती है ना, तो कोलन में क्या होता है, एसेंडिंग कोलन होती है, कोलन में क्या होता है, ट्रांसवर्स कोलन होती है, डिसेंडिंग कोलन होती है और सिग्मोइड कोलन होती है। कोलन में क्या होता है, इसकी वॉल में 3 लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर बैंड होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, टीनिया कोलाई। इसकी लेंथ ज्यादा होती है किसकी, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज कोलन की। लेकिन क्या होता है, टीनिया कोलाई की लेंथ कम होती है, इसलिए इसको एक्मोडेट करने के लिए पाउच लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होता है। तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो हमारी कोलन पार्ट में मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, होस्ट्रा कहते हैं। अब हम आते हैं दैट इज द रेक्टम। तो रेक्टम वो पार्ट होता है जहां पर अनडाइजेस्टेड फूड टेम्पररी स्टोर होता है, और ये बॉडी के दैट इज द आउटसाइड किसके थ्रू ओपन होता है, दैट इज द एनस के थ्रू। तो एनस पर वहां पर स्फिंक्टर होते हैं, कितने होते हैं, 2 स्फिंक्टर होते हैं। दैट इज द इनर स्फिंक्टर जो होता है वो इनवॉलंटरी होता है, कंट्रोल किया जाता है कहां से, दैट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, जबकि आउटर स्फिंक्टर जो होता है वो वॉलेंट्री होता है, कंट्रोल होता है दैट इज द सीएनएस के थ्रू। तो ये तो हुआ हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अब हम आते हैं इस डायग्राम के बारे में। तो इस डायग्राम में हमने शो किया है कि लीवर और पेंक्रियाज कैसे कनेक्ट होके क्या हो रहे हैं, दैट इज द डुओडेनम में ओपन हो रहे हैं। तो देखो सबसे पहले आते हैं, ये क्या है हमारा डायफ्राम, यानी डायफ्राम के नीचे क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो एब्डोमिनल कैविटी में ये प्रेजेंट होते हैं। तो लीवर के क्या होते हैं, देखो यहाँ पर 2 लोब्स बता रखे हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो ये क्या होता है, दैट इज द कि राइट लोब लार्जर होता है, लेफ्ट लोब स्मॉलर होता है। अब लीवर जो होता है, लोब जो होते हैं वो मेनी लोब्यूल्स में डिवाइड होते हैं। तो लोब्यूल्स आपस में सेपरेट किससे होते हैं, ग्लीसन्स कैप्सूल से। तो मैंने आपको टिश्यू में बताया था, ग्लीसन्स कैप्सूल ऑफ लीवर इज एन एग्जांपल ऑफ दैट इज द डेंस इरेगुलर कैप्सूल। रिमेंबर, केवल मेमिनल लीवर में ही ग्लीसन्स कैप्सूल मिलते हैं, नॉन मेमिनल लीवर में ग्लीसन्स कैप्सूल नहीं होते। फॉर एग्जांपल फ्रॉग में लीवर में ग्लीसन्स कैप्सूल नहीं होगा। अब आते हैं कि जो लीवर होता है, तो लीवर जो होता है ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये अराउंड 1.5 kg का होता है। फिर लीवर के बहुत सारे फंक्शन है। तो देखो क्या होता है, लीवर स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है, ग्लाइकोजन। इसके अलावा क्या होता है, ये कुछ विटामिन को भी क्या करता है, स्टोर करता है। फिर देखो क्या होता है, ये सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। रिमेंबर, बाइल जूस जो सिक्रीट होगा, ये बाइल जूस क्या करता है, इसमें बाइल सॉल्ट होते हैं जो फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करेंगे, लेकिन ये ऐसा डाइजेस्टिव जूस होता है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होते। तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द डाइजेस्टिव जूस विच हेल्प इन डाइजेशन बट विदाउट एंजाइम। तो आपका आंसर क्या होगा, बाइल जूस होगा। इसके अलावा लीवर हमारे लिए बहुत सारे फंक्शन करता है, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन को सेंसाइज करता है। इसके अलावा फीटल लाइफ में ये क्या करता है, दैट इज द ब्लड फॉर्मेशन करता है। और ये एडल्ट लाइफ में क्या करता है, ड्रग्स का हम करें कि दैट इज द डिग्रेडेशन करता है। स्टेरॉइड हार्मोन और या हार्मोन का क्या करता है, डिग्रेडेशन का। तो बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं वो लीवर से रिलेटेड है। अब लीवर जो होता है, इसकी देखो ये क्या होती है, लेफ्ट और राइट हिपेटोडक्ट होती है, और ये क्या हो गई, कॉमन हिपेटोडक्ट। कॉमन हिपेटोडक्ट के थ्रू क्या हो रहा है, बाइल जूस जो होता है वो कहाँ जा रहा है, गोल ब्लैडर में। अब क्वेश्चन है कि ये गोल ब्लैडर में क्यों गया, क्योंकि गोल ब्लैडर वो साइट होती है जो बाइल जूस को स्टोर करती है। इसके स्टोर होने पर साथ साथ यहाँ पर क्या होती है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है, इसलिए क्या होती है, यहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पर गोल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर भी होता है और बाइल कंसंट्रेट भी बनता है। अब बाइल जो होता है वो स्टोर हो गया, अब यदि यहाँ से रिलीज होगा तो गोल ब्लैडर की डक्ट को हम क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट कहते हैं।
तो सिस्टिक डक्ट जो होती है और हेपेटिक डक्ट जो होती है वो कंबाइन होके क्या हमारी बच्चों, दैट इज द बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट का अदर नेम क्या है, दैट इज द, ये होती है दैट इज द डक्टस कोलेडोकस, दैट इज द कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट जो होती है, देखो यहाँ पर, और ये स्ट्रक्चर कौन सा है, पेंक्रियाज। और हमने अब टिश्यू दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस किया था कि पेंक्रियाज एक हेटेरोकाइन ग्लैंड है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक्सोकाइन पार्ट और एंडोकाइन पार्ट। एक्सोकाइन पार्ट जो होता है वो पेंक्रियाटिक एसिड से बना है और ये क्या करता है, एंजाइम और बाइकार्बोनेट को रिलीज करता है, यानी दैट इज द एल्कलाइन पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। ये जो पेंक्रियाटिक जूस होता है ये मेन पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू दैट इज द डुओडेनम एंटर करेगा। तो देखो कॉमन बाइल डक्ट और मेन पेंक्रियाटिक डक्ट जो होती है ये आपस में मिल गई है, तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जो बाइल जूस को यहाँ से दैट इज द एंट्री होने से रोकता है। तो ये स्फिंक्टर क्या कहलाता है, दैट इज द स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। तो स्फिंक्टर बॉयडन किसका है, दैट इज द कॉमन बाइल डक्ट का। अब देखो क्या हुआ, तो कॉमन बाइल डक्ट और मेन पेंक्रियाटिक डक्ट दोनों ही कंबाइन होकर क्या हुआ, क्या बनी, हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट। और हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो डुओडेनम में ओपन हो रही। तो डुओडेनम में ओपन होने पर यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि ये स्लाइटली पहले थोड़ी डायलेट कर जाती है, इसको कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, और यहाँ पर इसको गार्ड कौन करता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो ये हमारे पास क्या हुआ, वो स्ट्रक्चर है जहां पर लीवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज आपस में कनेक्ट होके कैसे बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस को क्या कर रही है, डुओडेनम में रिलीज कर रही है।